स्टूडेंट्स, बिहार सचिवालय सहायक में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2011 के एग्ज़ाम में, यानी कि 18 दिसंबर 2011 को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार सचिवालय सहायक के प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन को इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिहार सचिवालय सहायक का जो आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं तो इसका तैयारी करने के लिए पहले आप रणनीति बनाइए कि 3 महीना के अंदर ये आपको एग्ज़ाम ले लेगा। तो 3 महीना में आपको किस तरह से तैयारी करना है वो आप लोग देख लीजिए। पहला तो सिलेबस देख लीजिए, ठीक है, पहला सिलेबस देख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए कि कहाँ कहाँ मेरा कमजोरी है, उसको पकड़ कर जो किस किस विषय में कमजोरी आपको है वो सब विषय पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और एक बात हमेशा आपको कहते हैं कि किसी भी अगर एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाइए। अगर आप बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन जरूर बनाइए। वो क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि आपका बिहार सचिवालय सहायक में जो पिछले साल के क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या था, एग्ज़ाम का क्या लेवल था, बिहार सचिवालय सहायक में एग्ज़ाम का क्या लेवल था, कहाँ कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टफ क्वेश्चन होते हैं, कितने लो क्वेश्चन होते हैं, कितने मॉडर्न टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये सारे चीज़ आपको पिछले साल के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा जब बनाइएगा। पिछले साल के क्वेश्चन जब अच्छी तरह से बनाते हैं तो एक तरह से आप मोटा मोटी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मेरा कमजोरी है, किस विषय में कमजोरी है, किस विषय में ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आपको पता चलेगा पिछले साल के क्वेश्चन बनाइएगा तब। और ये बिहार सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी है ये बहुत अच्छा वैकेंसी, बहुत अच्छे पोस्ट के लिए ये आपका भर्ती लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है रेलवे से, बैंकिंग से, सारे सेक्टर छोड़कर बिहार सचिवालय का जॉब करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे जॉब है और सैलरी भी बहुत अच्छे खासे इसमें मिलते हैं। तो इसका अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर बिहार सचिवालय सहायक में कार्यरत होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक रणनीति बनाना पड़ेगा कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, सिलेबस देख कर पढ़ाई करना पड़ेगा और कब कब किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए सभी एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग होता है। बिहार सचिवालय सहायक के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो इसके लिए आपको लेवल देखना पड़ेगा, किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार सचिवालय सहायक में, उसी टाइप क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें बिहार सचिवालय में जो है आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन जो पूछा जाता है जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा मोटा मोटी बता देते हैं कि इसके बाद आपको क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। 50 क्वेश्चन जो पूछा जाता है जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन जो पूछा जाता है जीएस यानी कि जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 25 क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और 50 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का। कुल मिलाकर आपका जो है 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें आपका एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, ठीक। एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, यानी कि कुल मिलाकर 600 अंक के क्वेश्चन होते हैं या 600 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार सचिवालय सहायक में। कम से कम आपको है 70 प्लस क्वेश्चन आपको बनाइएगा। 70% आपका क्वेश्चन सही रहेगा तभी आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो पाइएगा। यानी करीब जो आपको जो है 400 से ऊपर आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है सचिवालय सहायक में आपका क्वालिफाइड हो पाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। इसके लिए आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयारी अच्छी तरह से आपको करना पड़ेगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2011 के एग्ज़ाम में, 2011 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि 18 दिसंबर 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार सचिवालय सहायक में पीटी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में, उस क्वेश्चन को आज हम लोग इस तरह से डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं, देखिए
पिछले साल के क्वेश्चन को अगर बनाते हैं आप, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है कि उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछने वाले हैं, तो उस सारे क्वेश्चन को आप बना डालिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है, उसको आगे आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन निकाला जाता है, ठीक है। उस टाइप क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस तरह से आपको पिछले साल के क्वेश्चन को बनाना है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाइएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन कहता है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बताइए, श्री कुमार बनर्जी जो हैं ये किससे संबंधित है, इसको आप बताइए ना। आपको भी पता चल जाएगा कि आपका क्या लेवल है, आप कितना तैयारी करना है, ठीक है। ये श्री कुमार बनर्जी जो हैं ये किससे संबंधित है? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन मतलब ये होता है कि इस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं ये गलत क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है दो ऑप्शन सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब 2 गो है, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मोर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मोर टाइप आंसर नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है ये स्टार मार दिया गया है, ये आपको एग्जामिनर के थ्रू, ठीक है। तो इसमें जो है पहला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये श्री कुमार बनर्जी जो थे ये वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। ये कुमार बनर्जी जो हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और ये हैं भाभा परमाणु अनुशासन केंद्र में जो है निदेशक भी रह चुके हैं, ठीक है। ये 2004 में जो है निदेशक रह चुके हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो है 2 ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें स्टार मार दिया गया है, यानी कि इसमें सभी लड़का को 4 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में जानते हैं कि कुमार बनर्जी और क्या क्या थे, है ना। तो इन्होंने क्या क्या किए थे, ये पहला नंबर तो आप समझ लीजिए कि कुमार बनर्जी एक वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। और श्री कुमार बनर्जी जो हैं भाभा यानी कि BRC के निदेशक भी रह चुके हैं। ये आपका 2004 से लेकर 2010 तक जो है ये कार्यरत थे भाभा में, ठीक है। और जो है इन्होंने श्री कुमार बनर्जी 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कुमार बनर्जी 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इसके बारे में बता रहे हैं कि श्री कुमार बनर्जी जो है 1989 में शांति पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था, और शांति पुरस्कार भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी, श्री कुमार बनर्जी की मृत्यु कब हुई थी ये बताइए। श्री कुमार बनर्जी की मृत्यु जो हो गई थी 25 मई 2021 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन इस टाइप बनाना है ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप लोग ये बनाइए और बताइए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बताइए। सतलज नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, इसका जवाब दीजिए। सतलज नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो चीन से होता है, ठीक है। सतलज नदी का जो उद्गम यानी कि वो जहाँ से निकलती है वो चीन से होती है, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। और सतलज नदी का उद्गम चीन से होता है, तो ये तो आप समझ गए। चीन के किस शहर से होता है ये बताइए। तो चीन के तिब्बत शहर से होता है, ठीक है। तिब्बत शहर से मानसरोवर झील से ये आपको सतलज निकलती है, ठीक है। सतलज नदी जो है चीन के तिब्बत शहर से मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। अगर ये भारत में जो कितना दूरी में फैला हुआ ये बताइए। ये सतलज नदी जो है, सतलज नदी ये भारत में करीब 1050 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। बताइए ये जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हम लोग का है, ये कब अंगीकार किया गया, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए।
ये आपका जो है 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। 22 जुलाई 1947 को जो है ये अंगीकार किया गया। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब ये हुआ कि 22 जुलाई 1947 को ये स्वीकार किया गया था। ठीक है, और ये जो है, ये जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन किया, ये बताइए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसका डिजाइन कौन किया था, इसका जवाब दीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किए थे। कौन किए थे, पिंगली वेंकैया। इसको देखिए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबको देखना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है सो इस तरह से बनाइएगा, क्वेश्चन तभी हो पाएगा। ये बताइए, भारतीय ध्वज जो है इसका डिजाइन कौन किए थे, तो पिंगली वेंकैया ने किए थे। ठीक है, और ये बताइए, तिरंगा जो है पहली बार कहाँ फहराया गया था, कब फहराया गया था, ये बताइए। तिरंगा पहली बार जो है 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। ठीक है, तिरंगा जो है 7 अगस्त 1906 को पहली बार फहराया गया था। और कहाँ फहराया गया था, ये बताइए। तो ये जो है पारसी बागवान चौक के कलकत्ता में फहराया गया था। ठीक है, कलकत्ता में किस जगह फहराया गया था, पारसी बागवान चौक पर। ठीक है, कब फहराया गया था पहली बार झंडा, ये 7 अगस्त 1906 ईस्वी को। ठीक है, और ये बताइए दूसरी बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था, ये बताइए। दूसरी बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था, तो 1907 ईस्वी को। ठीक है, 1907 ईस्वी को दूसरी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये बताइए, ये दूसरी बार राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था 1907 ईस्वी में, वो कहाँ फहराया गया था, तो पेरिस में। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, पेरिस में। ठीक है, पेरिस में फहराया गया था। और ये जो है पेरिस में कौन फहराए थे, तो मैडम कामा फहराए थे। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि ये हम लोग का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो जो है दूसरे देश में कौन पहली बार फहराए थे, तो मैडम कामा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे, मैडम कामा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, मैडम कामा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कब गाया गया था, इसका जवाब दीजिए। तो 1911 को जो है भारतीय राष्ट्रीय पहली बार गाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय गान जो है 1911 को पहली बार गाया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये बताइए कि अगर डेट के साथ पूछ देता है कि किस डेट को गाया गया था, तो आप डेट बताएंगे कि 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को जो है पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, और ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो है पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था, तो कोलकाता में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये बताइए, राष्ट्रगान का जो है आप राष्ट्रगान कौन लिखे थे, ये बताइए। ये कोई पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रगान कौन लिखे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। कौन भाषा में लिखा गया था, तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। और कब लिखा गया था, तो 1905 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, इस सबको ध्यान रखना, 1905 ईस्वी में लिखा गया था। तो इसी टाइप से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन बनाना आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आप ये जो क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, बिहार सचिवालय सहायक में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। बताइए, भारत में जो इसका थोड़ा आप लोग भी जवाब देते रहिए, भारत में जो है श्वेत क्रांति कब हुआ था, इसका भी जवाब दीजिए। भारत में जो है श्वेत क्रांति कब हुआ था और इनका जनक कौन थे, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किनको माना जाता है, डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर वी कुरियन को जो है भारत के श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और ये बताइए, श्वेत क्रांति को दूध क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति को दूध क्रांति का या ऑपरेशन फोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है,
ये बताइए श्वेत क्रांति जो है यानी कि दूध का क्रांति हुआ था वो कब किया गया था, ये बताइए। ये जो क्रांति किया गया था श्वेत क्रांति, ये कब किया गया था, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका जो है 13 जनवरी 1970 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 13 जनवरी 1970 में जो है श्वेत क्रांति आया था। ठीक है, और इनका जनक कौन है, डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, और इसके बारे में और कुछ बताते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो किस टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरित क्रांति का जनक कौन है, ये बताइए। हरित क्रांति का जनक कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो इसी टाइप ये क्वेश्चन हो गया, हरित क्रांति का जनक कौन है। तो हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, ये जो है MS, ठीक है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, अच्छा हरित क्रांति जो है कब आया था, तो 1966 से लेकर, ठीक है, ये 1966 से लेकर 1967 तक चला था हरित क्रांति। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, बताइए। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो ये आम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो आम है। अच्छा ये जो आम है राष्ट्रीय फल भारत का, ये कब घोषित किया गया था, कब इसको जो है सो आम को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया था, इसका जवाब दीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल। ठीक है, तो ये जो है भारत का राष्ट्रीय फल आम है, वो 15 जुलाई 2010 को जो है घोषित किया गया था राष्ट्रीय फल। ठीक है, 15 जुलाई 2010 को जो है ये राष्ट्रीय फल के रूप में घोषित किया गया था। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, ये बताइए। तो बरगद हो गया। ठीक है, ये बरगद को जो है कब घोषित किया गया था, तो ये भी है 22 जुलाई। ठीक है, बरगद को जो है 22 जुलाई 1947 को ये राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था, यानी राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, और ये बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन है, ये बताइए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन हो गया, तो तिरंगा। तिरंगा को जो है कब घोषित किया गया था, यानी तिरंगा को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगा को अपनाया गया था, तिरंगा को अपना झंडा बना गया था, भारत का झंडा बनाया गया था। ठीक है, और ये बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, बताइए। भारत, ये सब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सब है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो हॉकी है, आप लोग भी जानते होंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो हॉकी है। ठीक है, ये बताइए भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा, आप लोग जानते होंगे। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये बताइए भारत का राष्ट्रीय सांप कौन है, तो किंग कोबरा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय सांप कौन है, तो किंग कोबरा। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है, तो डॉल्फिन है। ठीक है, डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ठीक है, इस सब चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। इस टाइप क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। पिछले बार बताए थे श्वेत क्रांति के बारे में, इसमें हरित क्रांति के बारे में आ गया ना। देखिए क्या क्या कहता है इसमें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, बताइए। पिछले बार बताइए आपको। देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम का पैटर्न होता है, अगर उस पैटर्न को आप समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्वेश्चन आसानी से बनना स्टार्ट होगा तो आपको एग्जाम निकलना है कि निकलेगा। तो इसके लिए आपको पिछले साल का क्वेश्चन बनाइए, उसी टाइप क्वेश्चन। अगर पिछले साल का क्वेश्चन बना देते हैं तो उसी टाइप क्वेश्चन बनाइए जिस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी तो भाई एग्जाम निकलेगा। नहीं तो पढ़ाई तो बहुत करना है ना, सिलेबस में बहुत दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप पढ़ना है बस एक ही चीज़ से पता चलता है, पिछले साल के क्वेश्चन से। पिछले साल का क्वेश्चन एक भी साल का नहीं छोड़िए, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रयास कीजिए पिछले साल का क्वेश्चन बनाने का। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में जो हरित क्रांति है उसका जनक किसे माना जाता है, तो आपको पहले बता दिए थे, ठीक है। तो ये MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और ये बताइए हरित क्रांति का जनक जो है सो
कब हुआ था बताइए। हरित क्रांति जो कब किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1966 से लेकर पिछले बार बताएं आपको 1966 से लेकर, ठीक है 1966, इसको थोड़ा लिखने में नहीं बन रहा है, थोड़ा देख लीजिए, इसको हम बोल रहे हैं आपको समझना चाहिए, ठीक है। बताइए हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को। ये कब से कब तक हुआ था ये क्रांति, तो 1966 से लेकर 1967 तक, ठीक है 1967 तक हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देख लीजिए कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। बताइए ये जो 2011 की बात हो रही है, 2011 की ये क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर के रूप में, ठीक है। तो श्री HR भारद्वाज जो है कहाँ के राज्यपाल थे, इसका जवाब दीजिए। तो ये उस समय कर्नाटक के राज्यपाल थे। ये 2011 की बात हो रहा है। 2011 में जो है 2011 में जो कर्नाटक के राज्यपाल थे भारद्वाज, HR भारद्वाज 2011 में, ठीक है, अभी मत समझ लीजिएगा। अच्छा ये बताइए अभी जो है 2011 में जो है 2022 में जो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, ये बताइए 2022 में जो है कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, इसका जवाब दीजिए। कर्नाटक के राज्यपाल जो है 2022 में कौन है, इसका जवाब दीजिए। तो देखिए 2022 में जो है कर्नाटक के राज्यपाल जो हैं आपको थावरचंद गहलोत हैं, ठीक। कौन है, थावरचंद गहलोत, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपका 2011 में जो है HR भारद्वाज थे राज्यपाल, और अभी 2022 में जो है थावरचंद गहलोत हैं, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और ये बताइए केरल का जो है ये जो, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताते हैं, देख लिए। HR भारद्वाज जो हैं, ये HR भारद्वाज कब से कब तक कर्नाटक के राज्यपाल रहे, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका 2019 में बने, 2009 में बने थे, ठीक है। ये 2009 में जो है कर्नाटक के राज्यपाल बने थे, ठीक है, 2009 में कर्नाटक के राज्यपाल बने थे, ठीक है। और यह है इन्होंने SR भारद्वाज जो है 2012 से लेकर 13 तक केरल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये जो है SR भारद्वाज जो है केरल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कब से कब तक, 2012 टू 13, ठीक, 2012 टू 13, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, 2012 टू 13, 2012 टू 13 जो है सो ये आपको HR भारद्वाज जो है सो राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, 2012 टू 13। और इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं, आपको बताए हैं कर्नाटक के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में 2022 की बात बता रहे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल जो है 2022 में ये आपको थावरचंद गहलोत है। आपको पता होना चाहिए थावरचंद गहलोत जो है अभी 2022 में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, ठीक है। और अभी केरल के राज्यपाल कौन है ये बता सकते हैं, अभी केरल के राज्यपाल कौन है, तो अभी जो केरल के राज्य यानी कि 2022 की बात हो रही है तो आरिफ मोहम्मद है। कौन है, आरिफ मोहम्मद, ठीक है। और ये बताइए तमिलनाडु के अभी राज्यपाल कौन है, यानी तमिलनाडु के जो 2022 में जो राज्यपाल है वो कौन है, तो RN रवि। कौन है, RN रवि, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबकी ध्यान रखना है, ठीक है। RN रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल है, 2022 की बात हो रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है ये बताइए। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिजन। कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्र, ठीक है, हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन है जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी तरह बनाइए, क्वेश्चन को बनाने में मजा आना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखिए। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ स्थित है। ये जो संस्थान है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट, ये कहाँ स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ये बताइए राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस कब स्थापित किया गया था, तो 2009 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 2009 में। और कहाँ स्थापित किया गया था, तो हैदराबाद में, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह भारतीय टेनिस
खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, बताइए ऐसा भारतीय खिलाड़ी कौन है जो फिल्म के निर्माण भी करते हैं वो हॉलीवुड में, वैसा कौन खिलाड़ी, इसका नाम बताइए। तो ये आपको अशोक अमृतराज, ठीक है, अशोक अमृतराज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ये जो लव शब्द जो है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है, इसका जवाब दीजिए। तो ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो टेनिस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लव जो है टेनिस खेल में जो प्रयोग किया जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, लव का मतलब क्या होता है ये बताइए। लव का मतलब खेल के अनुसार क्या होता है ये बताइए। लव का मतलब होता है शून्य, समझिए। लव का मतलब क्या होता है शून्य, और शून्य मतलब क्या हो जाता है पता है। देखिए जब टेनिस में जो है टेनिस खेल में जो है इस शब्द का प्रयोग होता है कब, जब इसका जो है कोई मतलब नहीं होता है। मतलब जैसे दोनों तरफ से बराबर हो गया, दोनों टीम से बराबर हो गया तो मतलब हो गया कि लव हो गया, यानी कि 0 हो गया, ठीक है। ये टेनिस खेल में जब दोनों खिलाड़ी का स्कोर 0 होता है, ठीक है, तब कहा जाता है लव ऑल, यानी कि ये 0 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था। ये 2014 की बात हो रही है। 2014 में जो है राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित देश में से किस में आयोजन किया जाएंगे, इसका बताइए। 2012 की बात हो रही है, 2014 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये स्कॉटलैंड में जो है 2014 में जो है ये राष्ट्रमंडल खेला गया था, ठीक है। स्कॉटलैंड में जो है राष्ट्रमंडल खेला गया था 2014 में, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और ये बताइए कि 2022 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन लंदन में किया गया था, इसका भी ध्यान रखना है। 2022 में जो है राष्ट्रमंडल का खेल आयोजन कहाँ किया गया था, लंदन में किया गया था, इसका ध्यान रखना है ना। पिछले का भी क्वेश्चन देखना है और करेंट में क्या चल रहा है वो भी देखना है। 2022 की हम बात बता रहे हैं, ये 2014 में तो स्कॉटलैंड में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। और 2022 में कब हुआ था, तो 2022 में जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है लंदन में किया गया था, ठीक है, किया जाएगा, अभी नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है वृंदावन गार्डन स्थित है, बताइए ये जो गार्डन है वृंदावन गार्डन ये कहाँ स्थित है। वृंदावन गार्डन जो है कहाँ स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका जो है मैसूर में स्थित है, ठीक है। वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैसूर में स्थित है वृंदावन गार्डन। ये जो मैसूर जो है कहाँ है, कर्नाटक में, इसका ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उस राज्य का नाम बताए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, बताइए। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं, इसका जवाब दीजिए। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेल मंत्री उस राज्य से बने हैं। तो ये बिहार में जो है ये बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे मंत्री दिए हैं, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ और बताते हैं आपको। बिहार में जो बताइए बिहार में आपको कितने मंत्री दे चुके हैं रेलवे के लिए, है ना। रेलवे के लिए जो बिहार में कितने मंत्री दे चुके हैं इसका ध्यान रखेंगे। ये जो करीब 8 गो रेल मंत्री दिए हैं, ठीक है। बिहार से जो है 8 रेल मंत्री बने हैं अभी तक में, 8 रेल मंत्री बने, यानी कि बिहार से ही 8 रेल मंत्री बने। उसका नाम बता सकते हैं, देख लीजिए। इसको मोटा मोटी आपको बता देते हैं कि बिहार में जो रेल मंत्री बने थे, ठीक है, वो पहला रेल मंत्री जो बने हैं आपको जगजीवन राम बने थे, ठीक है। आपको बता देते हैं, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जगजीवन राम जो बने थे 1956 से लेकर 62 तक बने थे, ठीक है। राम सुहाग सिंह जो बने थे, ठीक है, राम सुहाग सिंह जो बने थे 1969 में बने थे, ठीक है, 1969 में बने थे राम सुहाग सिंह, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। और जो है ललित नारायण मिश्रा जो थे ये 1973 से लेकर 1975 तक बने थे, ठीक है।
आपको केदार पांडे जो है 1980 से लेकर 1982 तक बने थे, इसका थोड़ा ध्यान रखना आपको है। जॉर्ज फर्नीचर जो है 1989 में बने थे। रामविलास पासवान जो है 1996 में बने थे, ठीक है। रामविलास पासवान जो है रेल मंत्री जो बने थे 1996 में बने थे। और नीतीश कुमार जो रेल मंत्री बने थे वो 2 बार रेल मंत्री बने थे, एक बार 1998 में बने थे, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। रेल मंत्री जो बने थे नीतीश कुमार 1998 में बने थे और 2001 में भी बने थे, ठीक है, ये दोनों बार बने थे, ठीक है। 2001 में भी बने थे और 1998 में बने थे। 1998 से लेकर 1999 तक बने थे और 2001 से लेकर 2004 तक बने थे, ठीक है। नीतीश कुमार अभी तत्काल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। और लास्ट में जो लालू प्रसाद जो है 2004 में बने थे। कब बने थे? 2004 में जो है लालू प्रसाद रेलवे का मंत्री बने थे, ठीक है। 2004 से लेकर 2019 तक बने थे, कार्यरत थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन इस तरह से बनाना है कि क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, इसका जवाब दीजिए। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये सब खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी नहीं है। चलिए अगला, तो अब आंसर कौन होगा? 4 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, ये आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये सब टेनिस खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। अगला कहता है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है, पटना में हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए पूरा इसको अच्छी तरह से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये बताइए गुरु गोविंद जी का जन्म जो हुआ था कब यह हुआ था, ये बताइए। तो इनका जन्म जो हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद जी का जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। और बताइए गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम जो क्या था, बताइए। गुरु गोविंद का जो बचपन का नाम क्या था? तो ये उनका जो नाम था बचपन का गोविंद राय था। क्या था? गोविंद राय, ठीक है। और यह है इसमें गुरु गोविंद के सिंह के पिता क्या नाम था, ये बताइए। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था, इसका जवाब दीजिए। तो तेग बहादुर था। क्या था? तेग बहादुर जो थे गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, ठीक है। और ये बताइए गुरु तेग बहादुर जो है सिखों के कैवें गुरु थे, ये बताइए। तेग बहादुर सिखों के कैवें गुरु थे? तो ये 9वें गुरु थे, इसका भी ध्यान रखना है। तेग बहादुर जो थे सिखों के 9वें गुरु थे। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है कि 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ का स्थापना किए थे। कौन किए थे? तेग बहादुर सिख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया का नवीनतम देश कौन है, ये बताइए। 2011 की बात है ये क्वेश्चन। 2011 में जो है अप्रोक्स आगे पीछे देख लीजिए इसको आप लोग कि दुनिया का सबसे नया देश कौन था, इसमें बताइए। इसका जवाब दीजिए। तो ये जो दक्षिण सूडान गणतंत्र जो है दुनिया का नया देश बना, ठीक है। कब बना था, इसका जवाब दीजिए आप। तो इन्होंने जो है दक्षिण सूडान से जो है 9 जून 2011 से विश्व का एक नया देश बन गया, ठीक है। कब बना था? 9 जून 2011 में, ठीक है। 9 जून 2011 में जो है नया देश बना, ठीक है। और किससे हटकर बना था, ये बताइए। तो इस देश को सूडान से स्वतंत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये सूडान जो देश है उससे स्वतंत्र मतलब अलग हो गए थे। कब हुए थे? 9 जून 2011 को, ठीक है, ये स्वतंत्र हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है, यानी कि कम पढ़े लिखे जहाँ पर लोग रहते हैं वो राज्य बताइए। तो ये बिहार है, ठीक है। बिहार में अभी न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश माना जाता है, ठीक है भी, ठीक है अभी। तो ये बताइए कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो बिहार है वहाँ पर साक्षरता कितना % है, इसका जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 63.8% जो है इसमें साक्षर है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है।
ये 2011 की रिपोर्ट के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए पुरुष का जो आपका साक्षरता परसेंट कितना है? 73.39%, ठीक है, 73.39%। और आपका महिला का कितना है? तो महिला का जो है 53.33%। ये बिहार का महिला पुरुष का साक्षरता है। और ये अगर पूरा से देखा जाए तो 63.82% जो है साक्षर है यहाँ पर लोग, ठीक है। और ये बताइए कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य कौन है? बताइए सबसे ज़्यादा, इसको थोड़ा अच्छी तरह बताता हूँ, रुकिए। ये बताइए, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है, देखिए और एक चीज़ और इसमें बताइए कि इसमें भारत में जो साक्षर दर पर जो है सबसे ज़्यादा ये बताइए सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य कौन है? ये बताइए सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य कौन है? केरल है। इसका ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है साक्षर वाला राज्य कौन है? केरल है। अच्छा इस कितना परसेंट, ये बताइए कितना परसेंट है इसमें है? तो 93% है, ठीक है। 90, इसको एग्जैक्ट देखा जाए तो 93.91% जो है आपको यहाँ पर साक्षर मिलेंगे, ठीक है। और ये पहला है, ठीक है। अब दूसरा है, तो दूसरा बताइए कि पूरा देश में जो है दूसरा स्थान साक्षर के रूप में कौन है? तो लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो है ये आपको 92% है, ठीक है। 92.28% जो है साक्षर यहाँ रहते हैं, ठीक है। यानी कि अभी भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य केरल है, दूसरा लक्षद्वीप है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे आप, है ना। और ये बताइए साक्षर के क्षेत्र में विश्व में भारत का कितना स्थान है? ये बताइए साक्षर के क्षेत्र में जो है ये विश्व में भारत का कितना स्थान है? तो 131वां स्थान है, ठीक है। 131वां स्थान है ये साक्षर के मामले में, ठीक है। चाट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया, राजधानी का उस समय नाम क्या था? बताइए। ये सम्राट अशोक जो थे 40 वर्ष तक भारत में राज्य किए, उस समय जो जब राज्य कर रहे थे उस समय राजधानी का नाम क्या था? इसका जवाब दीजिए। तो क्या नाम था? तो पाटलिपुत्रा नाम था। क्या था? पाटलिपुत्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए पाटलिपुत्रा का जो है पाटलिपुत्रा का जो है निर्माण कौन किया था? ये बताइए। अभी तो पाटना नाम दिया गया है, ठीक है। उस पाटलिपुत्रा को जो है नाम पाटलिपुत्रा कौन बनाया? ये बताइए। तो देखिए प्राचीन काल में जो है महान चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र ही था, आप लोग जानते होंगे। और पाटलिपुत्र का निर्माण जो है मगध शासक अजातशत्रु ने किया था। और कब किया था? तो 490 ईसा पूर्व में। कब किया था? 490 ईसा पूर्व में किया गया था। कौन किए थे? आपको पता होना चाहिए कौन किए थे। तो ये जो है अजातशत्रु ने किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डिटेल रूप से पढ़िए ताकि उस टाइप क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। चलिए कहा कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित। ये बताइए ऐसा कौन राज्य का मुख्यमंत्री है जो कि इंजीनियरिंग से स्नातक किए थे? तो ये बताइए कौन थे? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। ये जो नीतीश कुमार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किए थे, ठीक है। ये कहाँ से किए थे? पटना, ये जो किए थे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से किए थे, ठीक है। मैकेनिकल विभाग में किए थे। अभी जो नीतीश कुमार जो है 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। 7 बार मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का रहस्य नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का सदस्य नहीं है? सॉरी, इसमें सदस्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का सदस्य नहीं है? इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए। तो बांग्लादेश जो है एशिया का सदस्य नहीं है, ठीक है। एशिया का सदस्य नहीं है बांग्लादेश, ठीक है। हमको ये बताइए आप कि बांग्लादेश जो है एशिया का सदस्य नहीं है, तो कितने देश जो है एशिया का सदस्य, ये बताइए। देखिए एशिया का सदस्य कुल मिलाकर 10 हैं, ठीक है।
एशिया का सदस्य जो है कुल मिलाकर 10 है। इसको आप याद रख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, चूँकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको हम बताए थे। एशिया के जो सदस्य हैं वो आपको जो है, जैसे आपको बताते हैं कि ब्रुनई दारुसलाम है, ठीक है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया। ये जो 10 जो हैं एशिया के सदस्य हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एशियन संगठन का जो स्थापना हुआ था, एशियन संगठन का जो स्थापना हुआ था वो कब किया गया था? तो 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था, ठीक है। चलिए, अगर डेट की बात की जाए तो 8 अगस्त 1967 में जो है एशियन संगठन का स्थापना किया गया था। आपको इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रीय चुनाव बना। बताइए, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इसका जवाब दीजिए। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिन्होंने प्रथम राष्ट्रपति दिया, ठीक है। उनका नाम क्या था? तो राजेंद्र प्रसाद। देखिए, राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको कुछ इफेक्ट बताते हैं, ठीक है। फैक्ट बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 से 13 मई 1962 तक 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। कब से कब तक बने थे? 1950 से लेकर 1962 तक बने हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 से लेकर जो है 1962 तक जो है से 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए इसके बारे में। अच्छा ये बताइए कि राजेंद्र प्रसाद जो थे कहाँ के थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार में सिवान जिले के जीरादोई नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को जो भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1962 को जो है भारत रत्न से राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया था। इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है वो देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधानों के अनुपालन में स्थापित किया गया? बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था, ठीक है, ये चुनाव आयोग, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? ये बताइए। तो 1950 ईस्वी में, ठीक है। कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना किया गया था चुनाव आयोग का, ठीक है। संविधान की 324वां धारा के अनुसार चुनाव आयोग को भारत के राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति संसद के चुनाव स्वतंत्र रूप से करवाने का शक्ति प्रदान है। कौन कौन धारा है बताइए? तो अनुच्छेद आपका जो है 224 और 224 के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला और इसके बारे में बताइए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है, इसके बारे में पूरा रूप से बताते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान का स्थापना कब हुआ था? बताइए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान का स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये बताइए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1983 ईस्वी को, ठीक है। 1983 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। आपको चुनाव आयोग का आपको जानते ही हैं, चुनाव आयोग को 1950 ईस्वी में स्थापना हुआ था, ठीक है। और बताइए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, ठीक है। सबको ध्यान रखना है आपको। 1964 में जो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता वो आप लोग देखिए, आप लोग ही बताइए, समझे। सिर्फ आपको सुनने से भी याद तो होता ही है, थोड़ा आप वीडियो को रोक को समझिएगा और बताइए, क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास कीजिएगा तो आपको कुछ ज़्यादा ध्यान में रहेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है वो देख लीजिए।
1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? 1946 में जो एक सरकार गठित किया गया था अंतरिम सरकार, उस सरकार में जो राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री उनको बनाया गया था? इसका जवाब दीजिए। तो उनको जो है खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। ठीक है, खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1946 को बनाया गया था। इसको ध्यान रखना है। 1946 को खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को मिला था। और इसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष उनको कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को जो है उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाले विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? ये जो कार्बन कर जो लगाया गया था वो कौन ऐसा देश है जो कि कार्बन कर लगाया गया था? इसका जवाब दीजिए। तो कौन देश है? तो आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, कौन देश है? न्यूजीलैंड। ये कब लागू किया गया था? ये जो कार्बन कर लगाया गया था कब लगाया गया था? 2005 में लगाया गया था, लेकिन अभी नहीं है। ठीक, अभी इस कर को हटा दिया गया है। ठीक है, इसको अब ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये पहली ऐसा देश है जो कि कार्बन कर लगाया था, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। बताइए किसमें किया? तो इसमें फास्ट ब्रेडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रण कार्बन ईंधन का पुनर्संधारणीकरण में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन है? बताइए कौन ऐसा देश है जो कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया था? बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो ये नीदरलैंड जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया गया है। ठीक है, ये आपको कब लागू किया? बताइए, इच्छा मृत्यु जो कानूनी रूप जो नीदरलैंड में दिया गया था वो कब लागू किया है? ये 2000 में किया है। ठीक है, 2000 से ये कानून लागू किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्र गायक हैं? बताइए, निम्नलिखित में से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है? बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन, ये गंगूबाई हंगल। ठीक है, गंगूबाई हंगल जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए, गंगूबाई हंगल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं जो कि आपको कर्नाटक राज्य से आते हैं। ठीक है, किस राज्य से आते हैं? कर्नाटक राज्य से आते हैं। और ये गंगूबाई हंगल जो है 1971 में पद्म भूषण से और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगूबाई जो है पद्म भूषण कब लिए थे? तो 1971 में। ठीक है, 1971 में जो है इनको पद्म भूषण दिया गया था और 2002 में जो है पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, 2002 में जो है इनको पद्म विभूषण दिया गया था। किनको? गंगूबाई हंगल को। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व का आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है स्थित। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना है आपको। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है वो देख लीजिए। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल बाराकर कप प्रदान किया जाता है? बताइए, जो वाल बाराकर कप जो है किस खेल में दिया जाता है? इसका जवाब दीजिए। तो मुक्केबाजी में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? मुक्केबाजी में जो है वाल बाराकर कप दिया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी खेलों के लिए बाल बाराकर कप प्रदान तो किया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। अच्छा ये बताइए, पहली बार जो है बाल बाराकर कप कब दिया गया था? तो 1936 को दिया गया था। कब दिया गया था? 1936 को दिया गया था बाल बाराकर कप। ठीक है, बाल
बाराकर कप जो है 1936 को प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए ना। 31 नंबर क्वेश्चन कहता आपके सामने ये रहा कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। ये जो है तक्षशिला शहर जो था किन किन शहर के बीच स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है सिंधु और झेलम के बीच स्थित है तक्षशिला। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच जो है तक्षशिला नगर स्थित है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये बताइए तक्षशिला जो है आप लोग जानते हैं, छोड़िए बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ, बताइए कौन सा, इसमें जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। तो सन्यासी विद्रोह जो थे, है ना, सन्यासी विद्रोह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अच्छा ये बताएं आनंद मठ का प्रकाशन कब किया गया था। आनंद मठ का प्रकाशन जो कब किया गया था, तो 1882 ईस्वी में। ठीक है, 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना प्रकाशन किया गया था। ठीक है, आनंद मठ का जो प्रकाशन जो किया गया था 1882 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए इसका आप ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो आनंद मठ में जो एक चीज़ और इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं कि भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को जो है सर्वप्रथम इसी उपन्यास से प्रकाशित किया गया था, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, ठीक है, ये जो है इसी उपन्यास से लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं बता रहा, बताइए कौन सा ऐसा ये इसमें ऑप्शन है जो कि सत्य नहीं है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से है, ये सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको महानदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये भी सही है। गोदावरी नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से होता है, ये भी सही जो है। ठीक है, और कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, ये गलत है आपका। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बताइए। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम जो होता है कर्नाटक से होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। कहाँ से होता है, कर्नाटक राज्य से होता है, आंध्र प्रदेश से नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, और ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से, ये भी सही है। तो आंसर कौन हो गया पता है आपको, आंसर कौन हो गया आपका, आंसर 3 हो गया। यानी कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से नहीं होता है, कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक राज्य से होती है। ठीक है, चलिए आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है आपका कि 1929 में किसकी अध्यक्षता को, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 34 कहता है 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, बताइए। जो 1929 में की अध्यक्षता में जो है आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो कौन किए थे, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लिये। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि कोलंबो में अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। ये जो कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो है व्याख्यान निम्नलिखित में किससे अनुभव आधारित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये इसका जो है आपको स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद से आधारित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए कोलंबो से जो है अल्मोड़ा तक का पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था। ये इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन किया गया था। ठीक है,
इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, बताइए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब दीजिए। ये भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसके बारे में और कुछ बताते हैं। देखिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का भारत का प्रधानमंत्री ही होता है, इसका ध्यान रखना आपको। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का स्थापना कब किया गया था, ये बताइए। ये आपका 1942 में किया गया था। कब किया गया था, 1942 में किया गया था। और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पर, लखनऊ में ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। जो केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए। ये कहाँ स्थित है, बताइए। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र स्थित कहाँ स्थित है, तो खडगवासला में स्थित है। कहाँ स्थित है, खडगवासला में स्थित है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये। अच्छा, खडगवासला कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो की स्थापना कब हुआ था, ये बताइए। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र की स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी क्या, कि केंद्रीय जल और विद्युत शोध का स्थापना कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है 1800। देखिए स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार सचिवालय सहायक में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी परीक्षा में, वो सारे क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। यानी कि 1857 में जो है उनको एक मित्र धोखा दिया और ब्रिटिश सरकार पकड़ कर उनको फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। तो कौन थे, तो तात्या टोपे थे। कौन थे, तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे जो है विश्वामित्र का नाम था, जो मानसी था, ठीक है। जो मतलब उनको जो धोखा दिए थे वो मानसी थे, जो तात्या टोपे को धोखा दिया गया था उनको, है ना। और तात्या टोपे का जो फांसी की सजा जो हुआ था, कब हुआ था, तो 18 अप्रैल। इनका जो फांसी की सजा जो हुआ था 18 अप्रैल, ठीक है, 1859 में, ठीक है। 1859 में जो है 18 अप्रैल 1859 में जो है इनको फांसी की सजा दिया गया था, ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। इनका जो मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे, ठीक है। भूमध्य रेखा जो है किन किन देशों से गुजरती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप जवाब दे पाइएगा। तो बताइए निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो जवाब होगा आपका, ये आपका दूसरा होगा, ठीक है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये तीनों से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। और बताइए किन किन देशों से गुजरती है, तो आपको हम बताए तो आप इसका ध्यान रखिएगा, तभी इस ऐसे क्वेश्चन को बना पाइए, ठीक है। देखिए इसमें 13 देश हैं। 13 देश ऐसे हैं जिनमें आपको भूमध्य रेखा गुजरती है। 13 देश ऐसे हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है। इसका नाम बताते हैं आपको। देखिए पहला हो गया इंडोनेशिया, दूसरा हो गया मालदीव। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लिखेंगे नहीं, आपको हम बोल देते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, मालदीव से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, केन्या से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, आपको लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य से गुजरती है, ठीक है।
आपको कांगो गणराज्य से गुजरती है, गैबन से गुजरती है, प्रिंसिप से गुजरती है, ठीक है, स्वाटिम से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, इक्वाडोर से गुजरती है और कोलंबिया से गुजरती है। ये 13 देश हैं जो कि 13 देश से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 रहा ये, और इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है महात्मा गांधी से कौन ऐसा है जो कि महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना जो है महात्मा गांधी काफ़ी लगाव था कि मेरे पूरे भारत देश में ग्राम पंचायत की स्थापना हो, ग्राम पंचायत हर एक गांव में, हर एक शहर में ग्राम पंचायत हो, ताकि उससे बंटवारा हो जाए छोटे छोटे ग्राम में, ताकि उसे विकास करने में ज़्यादा मदद मिल सके प्रशासन को, राज्य को, सरकार को, ठीक है। तो इसका जवाब होगा ग्राम पंचायत की स्थापना में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं कि महात्मा गांधी के सिद्धांत सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्थापना करना था, आपको पहले बता दिए, ठीक है। और ग्राम पंचायतों की जो ग्राम पंचायतों को जो गांव में जो दिया गया था, वो आपको ग्राम पंचायतों को किस संविधान में रखा गया था, तो वो आपको धारा 40 और 43, 47 और 48 के अंतर्गत मान्यता दिया गया था, ठीक है। और पंचायतों की स्थापना जो है धारा 40 के अंतर्गत सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों का निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, इसका जवाब दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। अच्छा ये बताइए हड़प्पा सभ्यता कब आया था, तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपको 2350 ईसा पूर्व, मतलब 2350, इसको पूरा अच्छी तरह से लिखने दीजिए। इस हड़प्पा सभ्यता कब आया था कि 2350 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। ईसा पूर्व की बात, ईस्वी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2350 से लेकर 1750, ठीक है, 1750 तक रहा था ये, ठीक है। और ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। भारत और चीन के बीच बनने वाली रेखा कौन है, बताइए, कौन सा सीमा रेखा जो कि भारत और चीन के बीच है, तो मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो कि बॉर्डर है, ठीक है। और ये बताइए मैकमोहन रेखा का निर्माण कब किया गया था, इसका जवाब दीजिए। मैकमोहन रेखा का निर्माण जो किया गया था आपका 27 अप्रैल 1914 को, ठीक है। 27 अप्रैल 1914 को इस रेखा का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। और किस समझौते में किया गया था, तो शिमला समझौते में किया गया था, इसका भी ध्यान रखिएगा। शिमला समझौता में जो मैकमोहन रेखा जो है सो निर्माण किया गया था भारत और चीन के बीच। और ये किन किन के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा हुआ था, ठीक है। तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ये सीमा को जो है बंटवारा किया गया था, ठीक है। और ये बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो है कौन कौन देश के बीच, ये बताइए। रेड क्लिफ रेखा जो कौन कौन देश के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। चलिए, और डुरंडो रेखा किसके बीच है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। डुरंडो रेखा जो सीमा है वो किन किन देशों के बीच है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, 43 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई प्रमुख घटना का सही क्रम बताइए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको देख लीजिए कि इसमें क्या कहता है कि इसमें सही क्रम बोलता है चुनने के लिए। तो पहले घटना कौन हुआ था, ठीक है। तो पहले जो घटना हुआ था इसमें पहले तो बांग्लादेश की स्थापना हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश की स्थापना कब किया गया था, तो 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1971 में इसका स्थापना किया गया था, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो हुआ था आपका
पोखरण 1 का जो परीक्षण किया गया था, पोखरण 1 का जो परीक्षण कब किया गया था आपको 1974 को, ठीक है। 1974 को जब पोखरण का परीक्षण ये सफल हुआ था, ठीक है। और सिक्किम और भारत के बीच देखिए यहाँ पर सिक्किम और भारत का 22वां राज्य बना था। कब बना था आपको 16 मई 1975 को, ठीक है। ये आपको 16 मई 1975 को हुआ था, ठीक है, 16 मई 1975 को। और यहाँ पर है SLV-3 लॉन्च कब हुआ था, ये आपको जो है ये 10 अगस्त 1979 को, ठीक है, 1979 को, 10 अगस्त 1979 को जो है इसका लॉन्च किया गया था। तो पहले कौन हुआ था ये बताइए, ये पहले कौन हुआ था? तो पहले आपका जो पहले बांग्लादेश का हुआ था, ठीक है। पहले कौन होगा? तो पहले बांग्लादेश हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपका यह पोखरण 1 का परीक्षण हुआ था, ठीक है। और इसके बाद आपका सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है। और इसको लास्ट में जो है आपका 1979 में जो है 1979 में जो है SLV-3 लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आंसर कौन होगा? एक आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है वो देख लीजिए। मैग्नी नोट, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? बताइए मैगी नोट रेखा जो किन देशों के बीच स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो मैगी नोट रेखा, तो यह आपका जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। कौन है? फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, ठीक है। मैगी रेखा का जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित आप तो जानते हैं। और इसका निर्माण कब किया गया था ये बताइए। तो निर्माण 1930 ईस्वी किया गया था, ठीक है। 1930 ईस्वी जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगी नोट रेखा का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 45 यात्रा वेनसांग ने भारत में कब भ्रमण किया था, यानी किसके शासन काल में किया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में किया था, ठीक है। हर्षवर्धन के शासन काल में किए थे, ठीक है। और कब किए थे? तो ये 630 ईस्वी में किए थे, ठीक है। कब किए थे? 630 ईसा पूर्व में किए थे, ठीक है। 630 ईस्वी में किए थे, ठीक है। इसका जवाब ये रहा, ठीक है। और ये कई अच्छा ये जो है ह्वेनसांग जो है कई वर्षों तक नालंदा में रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। बताइए पूर्ण क्रांति जो है का आह्वान कब किया गया था और कौन किए थे? इसका जवाब दीजिए। तो ये जो है आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, ठीक है। पूर्ण क्रांति का जो आह्वान जो किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है। और कब किया गया था इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है विंग ऑफ फायर का लेखक कौन है? बताइए विंग ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग ऑफ फायर का लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। विंग ऑफ फायर का लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको और डिटेल से बताते हैं आपको कि विंग ऑफ फायर का लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम आप लोग जानते हैं। और साथ में तिवारी द्वारा भी लिखा गया था, ठीक है। विंग ऑफ फायर जो है तिवारी द्वारा भी कुछ मतलब पार्ट लिखा गया था, ठीक है। और विंग ऑफ फायर का जो है इसमें APJ अब्दुल कलाम का जो है उनका आत्मकथा, ठीक है। विंग ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा भी है, ठीक है। ये प्रकाशित कब किया गया था? तो 1999 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। ये 1999 में प्रकाशित किया गया था, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भकरा नांगल बांध स्थित है। बताइए भकरा जो है नांगल बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब दीजिए। तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के स्थित है? सतलज नदी के तट पर भकरा नांगल बांध स्थित है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो भकरा नांगल बांध जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को इस तरह से आपको बनाना है कि उस टाइप क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तभी आपसे कोई भी एग्जाम निकल पाएगा, नहीं तो ऐसे आप पढ़ते रहिएगा कभी एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताते हैं। देखिए भकरा नांगल बांध जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, ठीक है। ये जो भकरा नांगल बांध जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। सबसे बड़ा जलाशय कौन है ये बताइए? सबसे बड़ा जलाशय कौन है? ये दूसरा हो गया, भकरा नांगल बांध दूसरा जलाशय है।
भारत का पहला स्थान कौन है बताइए। भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन है, तो इंदिरा सागर बांध। ठीक है, कौन है, इंदिरा सागर बांध। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कि कल्हण द्वारा रचित राज तरगीनी कौन है बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन है, तो कश्मीरी का इतिहास। ठीक है, कश्मीरी का इतिहास जो है इसमें लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, राज तरगीनी में जो है पुस्तक में जो है कश्मीरी का पूरा इतिहास के बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, राजा राम मोहन राय स्थापना किए थे बताइए। कौन समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे, इसका जवाब दीजिए। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। ठीक है, ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किए थे, राजा राम मोहन राय किए थे। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। ठीक है, और साथ में एक व्यक्ति और किए थे जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय दोनों मिलकर ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 20 अगस्त, अगर डेट की बात की जाए तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में जो है इस समाज की स्थापना किया गया था, यानी कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, और ये बताइए, आप इसके बारे में पूरा डिटेल से बता ही देते हैं कि इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बता देते हैं आपको। देखिए आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था, ये बताइए। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था, कौन किए थे, तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती किए थे। कौन किए थे, दयानंद सरस्वती, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, और कब किए थे, तो ये 1875 ईस्वी में किए थे। ठीक है, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की स्थापना किए थे। और आपको पता होगा ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय। कब किए थे, अब ये पता होगा आपको 1828 ईस्वी में। कब किए थे, 1828 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन का जो है स्थापना कौन किए थे और कब हुआ था बताइए। तो रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना हुआ था वो जो 1887 में किया गया था। ठीक है, 1887 में किया गया था। ठीक है, इसको अब ध्यान रखना है। और कौन किए थे बताइए, कौन किए थे, तो स्वामी विवेकानंद किए थे। कौन किए थे, रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन किए थे, तो स्वामी विवेकानंद किए थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद किए थे, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, स्वामी विवेकानंद किए थे। और ये बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे, तो आत्माराम किए थे। कौन किए थे, आत्माराम। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, उस सारे क्वेश्चन को बना डालिए और उससे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस सभी क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे, तो आत्माराम पांडुरंग किए थे। ठीक है, और एक और मिलकर किए थे, महादेव गोविंद राय भी किए थे। ठीक है, और कब किए थे, ये प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1867 में। ठीक है, 1867 इसमें किए थे। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे जो क्वेश्चन जो है बिहार सचिवालय सहायक में क्वेश्चन पूछे गए थे 2011 के एग्ज़ाम में। ठीक है, 2011 के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन बिहार सचिवालय सहायक में क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे अगर थोड़ा भी आपको बेनिफिट हुआ होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के आपको क्वेश्चन आपको चाहिए, यानी कि बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब। अगला वीडियो आपके पास बहुत ही जल्दी पहुँचे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।